नमस्कार। क्लास नाइन्थ सोशल साइंस चैप्टर 11 वाई चॉइसेस मैटर द बेसिक ऑफ इकोनॉमिक्स। इसकी एक्सरसाइज का सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन पूछता है स्कार्सिटी राइज बिकॉज। तो ऑप्शन सी आएगा इसका, रिसोर्सेज आर लिमिटेड बट वांट्स आर अनलिमिटेड। अभाव इसलिए होता है क्योंकि ज़रूरतें ज़्यादा हैं जबकि उसके रिसोर्सेज कम हैं। द वैल्यू ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगॉन इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ऑप्शन बी आएगा। नेक्स्ट कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी। नोट ध्यान रखेंगे आप, क्वेश्चन में नोट पूछा गया वेयर टू प्रोड्यूस। ऑप्शन सी आएगा इसका उत्तर। ठीक है, बाकी के इसके अगर नोट नहीं है तो वो ठीक है। नेक्स्ट कहता है इन ए मार्केट इकोनॉमी प्राइस आर मेनली डिटरमाइंड बाय। ठीक है, गवर्नमेंट ऑर्डर, डिमांड एंड सप्लाई। तो वो बनेगा डिमांड एंड सप्लाई। ज़्यादातर जो प्राइस होते हैं इस पर निर्भर करते हैं कि मांग कितनी है और उसकी सप्लाई कितनी है। नेक्स्ट कहता है इंडिया फॉलो विच टाइप्स ऑफ द इकोनॉमी सिस्टम। भारत की जो अर्थव्यवस्था वो किस प्रकार की। तो भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था, क्योंकि हम एग्रीकल्चर पर भी डिपेंड करते हैं, सर्विस सेक्टर पर भी और इंडस्ट्रीज पर भी। फिर कहता है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो इसमें से 4 स्टेटमेंट दी गई हैं, आपने पढ़ना है और बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट हैं। तो देखिए सबसे पहले करा चूजिंग द टू स्टडी इंस्टेड ऑफ वाचिंग टेलीविज़न इनवॉल्व गिविंग अप लेजर टाइम। ये स्टेटमेंट सही है। सेकंड कहता है द टाइम स्पेंड स्टडिंग रिप्रेजेंट द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ वाचिंग टाइम। ठीक है, ये सेंटेंस भी सही है। और तीसरा एवरी चॉइस मेड यूजिंग लिमिटेड रिसोर्स इन्वॉल्व ए ट्रेड ऑफ, ये भी सही है। नेक्स्ट स्टेटमेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ओनली अप्लाइड टू डिसीजन इन्वॉल्विंग मनी। तो ये गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन 1, 2 और 3, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। नहीं कहता है प्रोडक्शन रेफर टू क्रिएशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ऑप्शन सी प्रोडक्शन में क्रिएशन ऑफ गुड्स और सर्विसेज का और सामानों का निर्माण आ जाता है प्रोडक्शन में। नेक्स्ट कहता है ए सेंट्रल प्लान इकोनॉमी एम मेनली। ये केंद्रीय जो अर्थव्यवस्था की योजना है उसका उद्देश्य क्या है। सोशल वेलफेयर एंड इक्वलिटी। ये इसका सही उत्तर आएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट कहता है सोशल सेफ्टी नेट आर डिजाइन टू प्रोटेक्ट वल्नरेबल्स सेक्टर्स। उन लोगों को बचाना है जो संभावित होते हैं किसी भी परेशानी से, यानी जो ज़्यादा प्रभावित होने के चांसेस जिनके हैं। तो ऑप्शन बी आ जाएगा। देखिए ए स्टूडेंट हैज़ ओनली 3 days लेफ्ट बिफोर फाइनल एग्जामिनेशन बट हैव 5 सब्जेक्ट टू रिवाइज thoroughly. Due to the limited time, the student must decide how to allocate study hour among subject. Which of the following best illustrate the economic concept involved in the situation? तो इसमें वो क्या करेगा, ऑप्शन सी सही रहेगा। द प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी अराइज फ्रॉम लिमिटेड टाइम एंड अनलिमिटेड नीड। तो ये ऑप्शन यहाँ पर हो जाता है कि अनलिमिटेड नीड्स हैं लेकिन लिमिटेड टाइम है, तो उसको उसी हिसाब से फिर मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि दिन 3 बचे हैं, सब्जेक्ट 5 रिवाइज करने हैं। नेक्स्ट कहता है क्वेश्चन नंबर 11 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इनडायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ द पोचिंग द टाइगर पॉपुलेशन। पोचिंग का मतलब होता है अवैध शिकार। पोचिंग डिस्टर्ब टेरिटोरियल बैलेंस फेसिंग सम टाइगर टू मूव क्लोजर टू द ह्यूमन सेटलमेंट। अवैध शिकार के कारण से जो शेरों का टेरिटरी है, एरिया है, वो कम होता जा रहा है और इस कारण से वो ह्यूमन सेटलमेंट की ओर भी मूव करते हैं। इंक्रीज मूवमेंट ऑफ द टाइगर टूवर्ड ह्यूमन एरिया में लीड टू ए राइज ऑफ ह्यूमन वाइल्ड कॉन्फ्लिक्ट। और जितने वो ह्यूमन बस्तियों की ओर आएंगे तो उतना ही ज़्यादा दोनों के बीच में भिड़ंत होने के चांसेस हैं, द्वंद्व होने के चांसेस हैं।
तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट ए एंड बी यानी 1 एंड 2 आर करेक्ट, तो ऑप्शन सी आ जाएगा इसका। नेक्स्ट कहता है डिस्ट्रीब्यूशन डील विद, डिस्ट्रीब्यूशन वितरण किससे संबंधित होता है, शेयरिंग गुड्स एंड इनकम, ऑप्शन बी। नेक्स्ट कहता है द मेन एम ऑफ द वेलफेयर इकोनॉमी, कल्याणकारी अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है, इक्वलिटी एंड सोशल जस्टिस, इसका उत्तर होगा बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है ये आप पिक्चर देखिए, ये एक फार्मर को दिखा रही है विद लिमिटेड लैंड डिसाइडिंग वेदर टू ग्रो व्हीट या शुगर केन, विच इकोनॉमिक कंसेप्ट इज बेस्ट इलिस्ट्रेटेड दिस सिचुएशन। एक किसान है, उसके पास लिमिटेड खेत हैं, अब वो गेहूं पैदा करे या गन्ना, ये द्वंद है, तो इकोनॉमी के अनुसार कौन सा इसमें ऑप्शन आ जाएगा, तो अभी उसके पास अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आएगा, ठीक है, कि उसको सोचना पड़ेगा कि किस में अवसर है, गेहूं में फ़ायदा रहेगा या गन्ने में, लॉन्ग टर्म के लिए सोच के आगे काम करना पड़ेगा। मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन कॉलम ए और कॉलम बी दिए गए हैं, ठीक है। व्हाट टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस, इसमें आपका आ जाएगा ए के सामने आएगा 2, एलोकेशन ऑफ द रिसोर्स अमोंग द गुड्स, ठीक है। सेकेंड कहता है हाउ टू प्रोड्यूस, चॉइस ऑफ टेक्निक ऑफ द प्रोडक्शन। नेक्स्ट कहता है फॉर whom टू प्रोड्यूस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड अमोंग द इंडिविजुअल्स। और नेक्स्ट है स्कार्सिटी, अभाव, लिमिटेड रिसोर्स विद अनलिमिटेड वांट्स। तो इन आधार पर मैचिंग को हम देखेंगे, तो नीचे दिए गए ऑप्शन में से ऑप्शन ए सही रहेगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स, स्कार्सिटी अराइज बिकॉज रिसोर्सेज आर लिमिटेड आ जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट कहता है द वैल्यू ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव गिव अप, नेक्स्ट जो बेस्ट कोई हो सकता है आपके लिए, उसका अवसर आपके लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अवसर की कीमत हो सकता है। द 3 सेंट्रल प्रॉब्लम अराइज ड्यू टू ब्लैंक है यहाँ पर ऑफ रिसोर्सेज, तो यहाँ पर आ जाएगा स्कार्सिटी, ठीक है, अभाव, अभाव के कारण ऐसा होता है। नेट कहता है इंडिया फॉलो ए मिक्स्ड इकोनॉमी, मिक्स्ड आ जाएगा यहाँ पर। नेट कहता है प्रोग्राम लाइक पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और मनरेगा आर एग्जाम्पल ऑफ सोशल सेफ्टी नेट, सोशल जन कल्याणकारी उद्देश्य रहते हैं इनके। नेट कहता है मैच द फॉलोइंग, कॉलम ए है और कॉलम बी है, ठीक है। तो इसमें आप क्या करेंगे, फिर एक बार ऑप्शन ए और बी को पढ़िए। ऑप्शन ए कहता है स्कार्सिटी, जिसका मतलब होता अभाव, होता लिमिटेड रिसोर्स होना, ऑप्शन ए के सामने बी आ जाएगा। नेक्स्ट कहता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव ये होती है, ठीक है, तो 2 के सामने ए। नेक्स्ट कहता है मार्केट इकोनॉमी, डिमांड और सप्लाई पर चलती है, और वेलफेयर इकोनॉमी गवर्नमेंट की सपोर्ट से चलती है। तो ये उत्तर हो जाएंगे आपके, करेक्ट मैचिंग ऐसे होगा, तो ऑप्शन इसमें से उत्तर हो जाएगा आपका ए के सामने बी, 2 के सामने ए, 3 के सामने डी और 4 के सामने सी। तो ऐसे मैचिंग आपके होंगे। नेक्स्ट कहता है वेरी शॉर्ट आंसर, टाइप्स के क्वेश्चन है, आपने 1 लाइन या 2 लाइन में उत्तर देना। स्कार्सिटी, स्कार्सिटी, स्कार्सिटी इज ए सिचुएशन वेयर रिसोर्सेज आर लिमिटेड बट ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। अभाव वह स्थिति है जब संसाधन सीमित होते हैं लेकिन मनुष्य की इच्छाएं असीमित होती हैं। नेक्स्ट कहता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, अवसर की लागत क्या है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द वैल्यू ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव दैट इज गिवन अप व्हेन ए चॉइस इज मेड। अवसर की लागत वह है, यानी अवसर लागत वह मूल्य है जो किसी एक विकल्प को चुनने पर अगले सर्वोत्तम विकल्प को छोड़ने से प्राप्त नहीं हो पाता।
नेक्स्ट कहता है नेम द 3 सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। 3 प्रमुख समस्याएं क्या है, केंद्रीय समस्याएं क्या है अर्थव्यवस्था की। व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या उत्पादन करें। हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे उत्पादन करें। एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए उत्पादन करें। ये मेन समस्याएं रहती हैं। व्हाट इज प्रोडक्शन, प्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग गुड्स एंड सर्विसेज। वस्तु और सेवाओं का निर्माण की प्रक्रिया उत्पादन की प्रक्रिया कहलाती है या प्रोडक्शन कहलाता है। व्हाट इज मीन टू डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण क्या है। डिस्ट्रीब्यूशन रेफर टू द शेयरिंग द गुड्स सर्विसेज एंड इनकम अमोंग द पीपल, लोगों के बीच में वस्तुओं सेवाओं और आय को बांटना। नेक्स्ट गिव 1 एग्जाम्पल ऑफ द सोशल नेट या सोशल सेफ्टी नेट। इसका आप उदाहरण दे सकते हैं मनरेगा। ठीक है, मनरेगा क्या है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ये एक सामाजिक सुरक्षा जाल रहता था, बट अब इसको जो है ये हट गया है। अब इसके स्थान पर गवर्नमेंट ने एक नया लॉ ले आए हैं। द गवर्नमेंट हैज़ ओवरहॉल्ड द रूरल एम्प्लॉयमेंट फ्रेमवर्क बाय रिप्लेसिंग द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ये शुरू में बना था 2005 में, ठीक है, और 2009 में इसके सामने एम लगा दिया गया। पहले ये इसका नाम होता था नरेगा, बाद में इसको MG और लगा दिया महात्मा गांधी, ठीक है, उससे पहले ये नरेगा होता। अब इसको रिप्लेस कर दिया गया है एक नए कानून के द्वारा। उसका नाम है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, VBG राम जी। ठीक है, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन, और जी का मतलब ग्रामीण। ये नया अवसर है। इसमें जो इंक्रीज है गारंटी को इंक्रीज किया गया। मनरेगा में 100 दिन की एम्प्लॉयमेंट की गारंटी देती थी गवर्नमेंट, अब इसमें 125 दिन किए गए हैं पर हाउस होल्ड को ईच फाइनेंशियल ईयर में, कि गवर्नमेंट 125 दिन के लिए रोज़गार देगी, या ऐसी सिचुएशन है कि जब रोज़गार नहीं देगा तो 125 दिन के लिए उसको जो मेहनताना है वो देगी। नेक्स्ट था फंडिंग स्ट्रक्चर। पहले इसमें मनरेगा में 100% सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से पैसा आता था, लेकिन अब जो कॉस्ट शेयरिंग है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में 60-40 में बांट दिया गया। यानी 60% सेंट्रल गवर्नमेंट देगी पैसा, 40% स्टेट को लगाना होगा। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण, ये जो है दिसंबर 2025 में हमारी पार्लियामेंट के द्वारा इम्प्लीमेंट कर दिया गया, और 21 दिसंबर 2025 को इसको राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल गई और ये एक लॉ बन गया। हालांकि ये 1 जुलाई 2026 उससे देश में लागू हो जाएगा, ठीक है, और कानून के रूप में ये प्रभावी होगा, और उस 1 जुलाई 2026 से मनरेगा का ये रिप्लेसमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है हु डिसाइड्स प्रोडक्शन इन ए प्लांट इकोनॉमी। इन ए प्लांट इकोनॉमी गवर्नमेंट डिसाइड व्हाट एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस। ठीक है, नियोजित अर्थव्यवस्था में उत्पादन संबंधी निर्णय सरकार द्वारा लिए जाते हैं कि कितना प्रोडक्शन करना है। देखिए, छठे क्वेश्चन में आप ये कंफ्यूज हो सकते हैं कि सर बाकी के सारे क्वेश्चन तो 1 अंक के थे, तो इसको हम इतना बड़ा कैसे लिखें। तो ये यहाँ पर मैंने आपको नोट के रूप में आप इसको कहिए कि मैंने जानबूझ के आपको यहाँ पर ये एक डिटेल दे दी कि भाई मनरेगा जो वो चेंज हो जाएगा या हो गया 1 जुलाई 2025 से, ठीक है, उसके स्थान पर विकसित भारत गारंटी रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण ये लागू हो गया है, ठीक है। तो आप यहाँ पर मनरेगा के स्थान पर ये शब्द लिखिए VBG राम जी, ठीक है, VBG राम जी, ठीक है, और यहाँ पर भी रिप्लेस कर दीजिए।
तो आपका उत्तर एक ही सेंटेंस में यहाँ पर ही फिनिश हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने आपके लिए एडिशनल जानकारी दी है ताकि आप आगे से ध्यान रखें कि आप क्वेश्चन को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यानी मैंने आपके लिए लास्ट में यहाँ पर ये लाइन दे दी है कि आप ये लाइन अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे। ठीक है, तो बीच की तो बाकी की तो सारी डिटेल हैं आपकी बुक में। हो सकता है कि एग्जाम्पल मनरेगा का हो क्योंकि आपकी बुक पहले से ही प्रिंट हो गई होंगी। नेक्स्ट है व्हाट इज़ ए मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होता है, इसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों का पार्टिसिपेशन होता है। ठीक है, और इसको वैसे भी वर्क पर्पज़ से भी आप कह सकते हैं कि इसमें प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी और टर्सरी तीनों सेक्टर ही प्रभावशाली रहते हैं। कुछ कंट्री ऐसी होती है जिसमें सब सर्विस पे काम करते हैं या कुछ प्रोडक्शन पे काम करते हैं। भारत जैसी इकोनॉमी में मिक्स इकोनॉमी है, तो इसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर वह भी दोनों भूमिका निभाते हैं। गिव वन एग्जांपल ऑफ द ट्रेड ऑफ इन ए डेली लाइफ। चूजिंग टू स्टडी फॉर एन एग्जाम इंस्टेड टू वॉचिंग टेलीविजन इज एन एग्जाम्पल ऑफ द ट्रेड ऑफ। टीवी देखने की बजाय परीक्षा की तैयारी करना दैनिक जीवन में ट्रेड ऑफ का एक उदाहरण है। शॉर्ट आंसर टाइप्स क्वेश्चन है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ अनलिमिटेड वांट विद एंड एग्जाम्पल। असीमित ज़रूरतों का एक उदाहरण दीजिए। अनलिमिटेड वांट मीन द ह्यूमन डिजायर आर नेवर एंड। मनुष्य की इच्छाएं कभी ख़त्म नहीं होती। व्हेन वन वांट्स इज सेटिस्फाइड अनदर अराइज। एक मांग आपकी पूरी होगी, दूसरी आपकी इच्छा हो जाएगी। सिंस रिसोर्स आर लिमिटेड ऑल वांट्स कैन नॉट बी फुलफिल। और हमारे पास रिसोर्स सीमित हैं, इसलिए सारी इच्छाएं पूरी नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल, ए स्टूडेंट मे वांट बुक, स्मार्टफोन, बाईसाइकिल, लैपटॉप बट मे नॉट इनफ मनी टू बाई ऑल ऑफ देम। एक विद्यार्थी बुक भी खरीदना चाहता है, स्मार्टफोन भी, साइकिल भी, लैपटॉप भी, लेकिन हो सकता है कि इतना पैसा ना हो कि सारी सुविधाएं खरीदी जा सकें। तो ये आपका एग्जाम्पल हो जाएगा। हाउ डज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हेल्प टू डिसीजन मेकिंग। अवसर की जो कीमत होती है, लागत होती है, वो किस प्रकार से ये तय करती है कि आप कैसे डिसीजन लें। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हेल्प पीपल कंपेयर डिफरेंट अल्टरनेटिव बिफोर मेकिंग ए चॉइस। इट इनेबल इंडिविजुअल टू सेलेक्ट द ऑप्शन एंड दैट प्रोवाइड द ग्रेटेस्ट बेनिफिट बाय कंसिडरिंग व्हाट दे मस्ट गिव अप। जैसे किसान का पिक्चर आपको दिया गया था कि वो व्हीट की खेती करे या शुगर केन की खेती करे। ठीक है, अब उसको ये देखना पड़ेगा कि अगर मैं शुगर केन लगाता हूँ कितने का बिकेगा, कितना मुनाफा होगा। उस पैसे में से, उस मुनाफे में से मैं अगर व्हीट खरीद लूँ जो मेरे ज़रूरत के हैं, तो क्या मैं शुगर केन की खेती कर सकता हूँ। तो इस प्रकार से तो उसको कंपेयर करना पड़ेगा कि एक खेत में से, एक एकड़ में से कितना गेहूँ साल भर में होगा और कितना शुगर केन साल भर में होगा, दोनों का टोटल खर्चा कितना होगा, इनकम कितनी होगी। तो उस आधार पर वो डिसीजन ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है एक्सप्लेन हाउ टू प्रोड्यूस विद ए रियल एग्जाम्पल। हाउ टू प्रोड्यूस का मतलब होता है टू रेफर द चॉइस ऑफ द प्रोडक्शन टेक्निक, कि क्या उत्पादन किया जाए। ठीक है, प्रोड्यूसर डिसाइड वेदर टू यूज लेबर इंटेंसिव या कैपिटल इंटेंसिव मेथड। और जो उत्पादक होते हैं वो ये देखते हैं कि श्रमिकों का या मशीनों का उपयोग किया जाए, कौन सा उत्पादन का तरीका सही रहेगा, यानी पैसे पे ज़्यादा जोर देना है या श्रमिकों पर जोर देना। फॉर एग्जांपल, ए गारमेंट फैक्ट्री में चूज बिटवीन यूजिंग मोर वर्कर या मोर मशीन टू प्रोड्यूस क्लॉथ। जैसे एक कोई कपड़ा बनाने का कोई फैक्ट्री है, वो ये डिसाइड कर सकती है कि अधिक श्रमिक लगाने हैं या अधिक मशीन लगानी है। अब वो एक प्रकार का हाउ टू प्रोड्यूस का एग्जांपल हो गया कि किस प्रकार से हम उत्पादन करें। उसको लॉन्ग टर्म के लिए सोच के चलना पड़ेगा। डिफरेंशिएट बिटवीन मार्केट एंड प्लान्ड इकोनॉमी। बाजार और योजनाबद्ध इकोनॉमी में अंतर बताइए। नियोजित इकोनॉमी में, मार्केट इकोनॉमी में क्या होता है, डिसीजन आर टेकन बाय प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। जो बाजार आधारित अर्थव्यवस्था होती है उसमें सारे डिसीजन जो हैं वो उपभोक्ता और यानी कंज्यूमर और प्रोड्यूसर उत्पादक द्वारा लिए जाते हैं।
जबकि प्लान्ड इकोनॉमी में सारे डिसीजन गवर्नमेंट लेती है। मार्केट इकोनॉमी में प्राइस आर डिटरमाइंड बाय द डिमांड एंड सप्लाई, कितनी मांग है और उसकी सप्लाई कितनी है, इस पर डिपेंड करेंगे मार्केट में वैल्यू किसी भी चीज़ की प्राइस। जबकि प्लान्ड इकोनॉमी में जो है प्राइस कंट्रोल किए जाते हैं सरकार के द्वारा। इसी प्रकार से मार्केट इकोनॉमी एक प्रकार की प्राइवेट ओनरशिप हो जाती है, जबकि जो प्लान्ड इकोनॉमी है उसमें गवर्नमेंट की ओनरशिप जो है वो डोमिनेट करती है, यानी सरकार सारी बातों को नियंत्रित करती है। नेक्स्ट आता है व्हाट रोल डज द गवर्नमेंट प्ले इन ए वेलफेयर इकोनॉमी, कल्याणकारी इकोनॉमी में सरकार की भूमिका क्या है। इन ए वेलफेयर इकोनॉमी द गवर्नमेंट वर्क टू रिड्यूस इनइक्वालिटी, इम्प्रूव पीपल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। जो कल्याणकारी इकोनॉमी होती है उसमें सरकार असमानता को कम करने के लिए कार्य करती है और लोगों को ज़्यादा अवसर प्रदान करती है। इट प्रोवाइड एजुकेशन, हेल्थ केयर, एम्प्लॉयमेंट स्कीम, सब्सिडीज़, सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम फॉर वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। कमज़ोर वर्गों के लिए सरकार क्या करती है, शिक्षा की व्यवस्था करती है, स्वास्थ्य सुविधाएं देती है, रोजगार के अवसर देती है, सब्सिडी देती है और सामाजिक सुरक्षा देती है, यानी अनेक प्रकार की, जैसे बुढ़ापा पेंशन, महिलाओं को पेंशन, 1,80,000 से कम इनकम है तो अनेक प्रकार की अदर छूट्स जो है वो देती है, ठीक है, या बेनिफिट देती है, बेनिफिट डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र भी करती है। नेक्स्ट एक्सप्लेन डिस्ट्रीब्यूशन विद एन एग्जाम्पल, वितरण का आपने वर्णन करना है। डिस्ट्रीब्यूशन रेफर टू द शेयरिंग ऑफ गुड्स सर्विसेज एंड इनकम अमोंग डिफरेंट पीपल इन द सोसाइटी। वितरण का मतलब है वस्तुओं, सेवाओं और इनकम को, आय को लोगों के बीच में बांटना, बंटवारा करना। फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर ए कंपनी अर्न प्रॉफिट, इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमोंग वर्कर एज वेजेस, मैनेजर एज सैलरीज एंड ओनर एज प्रॉफिट। यानी जब किसी कंपनी को लाभ होता है तो वो क्या करती है, अपने श्रमिकों को तो उनकी मजदूरी देती है, प्रबंधकों को उनका वेतन देती है और मालिकों को लाभ देती है। तो ये एक प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। नेक्स्ट, वाई डू ऑल इकोनॉमी फेस सेंट्रल प्रॉब्लम, सभी अर्थव्यवस्थाओं में कुछ केंद्रीय समस्याएं क्यों होती हैं। ऑल इकोनॉमी फेस सेंट्रल प्रॉब्लम बिकॉज रिसोर्स आर लिमिटेड वाइल ह्यूमन वांट आर अनलिमिटेड। पहला कारण है कि सभी अर्थव्यवस्थाओं में रिसोर्सेज कम होते हैं लेकिन डिमांड ज़्यादा होती है। देयर फॉर एवरी इकोनॉमी मस्ट डिसाइड व्हाट टू प्रोड्यूस, इसलिए प्रत्येक इकोनॉमी में ये देखना पड़ता है कि क्या उत्पादन करें, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे उत्पादन करें, एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस, और किसके लिए उत्पादन करें। तो ये तीन मेन बातें रहती हैं। नेक्स्ट कहता है एक्सप्लेन ट्रेड ऑफ विद एन एग्जाम्पल, ट्रेड ऑफ का उदाहरण दीजिए। ये ट्रेड ऑफ मीन गिविंग अप वन थिंग टू गेन अनदर बिकॉज रिसोर्स आर लिमिटेड। ट्रेड ऑफ का मतलब है कि एक चीज़ को त्यागना पड़ेगा दूसरी चीज़ को प्राप्त करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ ए स्टूडेंट स्पेंड टाइम प्रिपेयरिंग फॉर एन एग्जामिनेशन दे मे हैव लेस टाइम टू इंटरटेन। जैसे आपने देखा होगा, जिस दिन मान लो कल आपकी परीक्षा है तो आज पहले दिन आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करेंगे, न कि गेम खेलेंगे। तो आपको गेम का टाइम जो है वो रिड्यूस करना पड़ेगा, उसको त्यागना पड़ेगा एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए। तो ये एक प्रकार का ट्रेड ऑफ का एग्जाम्पल हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है लॉन्ग आंसर टाइप्स क्वेश्चन, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ द स्कार्सिटी, अभाव के कंसेप्ट को बताना है, एंड नीड टू फॉर चॉइस विद द स्टेबल एग्जाम्पल, और हमने इसके नीड के उदाहरण देने हैं। स्कार्सिटी को पहले समझते हैं। स्कार्सिटी अभाव है, एक सिचुएशन होती है इन विच रिसोर्सेज आर लिमिटेड वाइल ह्यूमन वांट आर अनलिमिटेड। पहला तो ये आप बताएंगे कि अभाव तब होता है जब हमारे रिसोर्स कम होते हैं और हमारी डिमांड बहुत ज़्यादा होती हैं, अनलिमिटेड होती हैं। सिंस रिसोर्सेज जो हमारे संसाधन है जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, टाइम, मनी, ये सब लिमिटेड हैं, बट पीपल कांट सेटिस्फाइड ऑल देयर वांट्स, लेकिन जो लोग हैं उनकी सभी आवश्यकताएं एक साथ पूरी नहीं हो सकती। देयरफॉर दे मस्ट मेक चॉइस, इसलिए उनको चॉइस करना पड़ेगा अबाउट हाउ टू यूज
अवेलेबल रिसोर्स, कि हम जो उपलब्ध संसाधन है उसको कैसे मैक्सिमाइज यूज कर सकते हैं। दे नीड फॉर चॉइस राइज, उनको जो चॉइसेस हैं उत्पन्न हो रही हैं उनकी आवश्यकताओं के अनुसार रिसोर्स का अल्टरनेटिव यूज देखना पड़ेगा। व्हेन एवर ए चॉइस इज मेड सम अदर ऑप्शन हैव टू सेक्रीफाइस्ड, जब कोई एक आप चॉइस कर लेते हैं कि हमें ये करना पड़ेगा तो बाकी के जो ऑप्शन होते हैं उनको आपने सेक्रीफाइस्ड करना पड़ेगा, उनको त्यागना पड़ेगा। दिस लीड द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इसको अवसर की कीमत कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए स्टूडेंट मे हैव टू चूज बिटवीन स्टडिंग एंड वॉचिंग टेलीविज़न। आपने देखना एक विद्यार्थी की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इस बात पर निर्भर करती है कि आपने पढ़ाई के बारे में तय करना है कि टाइम आप पढ़ाई को देंगे या टेलीविज़न या गेम या मोबाइल को देंगे। ए फार्मर विच लिमिटेड लैंड, एक किसान के पास लिमिटेड ज़मीन है, उसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यहाँ डिसाइड होगी कि वो कौन सी फसल ग्रो करे। एग्जाम्पल के लिए कि गेहूँ पैदा करे या गन्ना। ए गवर्नमेंट में चूज बिटवीन बिल्डिंग हॉस्पिटल हाईवेज विद लिमिटेड फंड्स, सरकार को भी देखना पड़ता है कि वो पहले अस्पताल बनाए या सड़कें बनाए या यानी डेवलपमेंट के काम करें। तो स्कॉर्सिटी मेक चॉइसेस नेसेसरी इन एवरी इकोनॉमी, अभाव जो है वो हर अर्थव्यवस्था में प्रत्येक व्यक्ति और अर्थव्यवस्था को चुनाव इसमें करना पड़ता है। फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक्सप्लेन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड ट्रेड ऑफ विद रियल एग्जाम्पल। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो अभी हमने पढ़ी थी, ये एक वैल्यू ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव होती है दैट इज सेक्रीफाइस्ड व्हेन ए चॉइस इज मेड। जब आप कोई एक चॉइस कर लेंगे तो आपने दूसरे को त्यागना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आप एजुकेशन को चूज करते हैं तो आपने सारा टाइम इसकी ओर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, तो आपको गेम्स जो हैं या टीवी जो है उसको त्यागना पड़ेगा। ए ट्रेड ऑफ रेफर टू गिविंग अप वन थिंग टू गेन अनदर बिकॉज रिसोर्सेज आर लिमिटेड। ट्रेड ऑफ का मतलब होता है कि आपने एक अवसर को प्राप्त करने के लिए दूसरे अवसर को या ऑप्शन को त्यागना पड़ेगा। एवरी इकोनॉमी डिसाइड इन्वॉल्व ए ट्रेड ऑफ, हर इकोनॉमी में ट्रेड ऑफ की सिचुएशन होती है, देयरफॉर हैव एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इसलिए अवसर की कीमत होती है। एग्जाम्पल है इफ स्टूडेंट स्टडी एन एग्ज़ाम इंस्टेड टू गोइंग टू मूवी या द मूवी इज़ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आप एक विद्यार्थी हैं, कल मान लो एग्ज़ाम है और आज कोई अच्छी मूवी जो है रिलीज हुई है, तो उसको डिसाइड करना पड़ेगा कि वो एग्ज़ाम की तैयारी करे या मूवी देखें। और अगर वो मूवी को त्याग देता है अपनी पढ़ाई के लिए तो ये मूवी की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी, लागत कीमत होगी। इफ़ ए फार्मर ग्रो वीट इंस्टेड ऑफ राइस, यदि मान लो उसके पास चॉइस है, एक फार्मर के पास ज़मीन लिमिटेड है कि गेहूँ पैदा करे चावल की बजाय, टू इनकम फ्रॉम राइस बिकॉज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अब उसमें देखना पड़ेगा कि चावल में कितना खर्चा था, क्या था, ठीक है, सीजन भी देखना पड़ता है, तो ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएगी यहाँ पर भी। इफ़ ए गवर्नमेंट स्पेंड मोर ऑन हेल्थ केयर सम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में बी डिले, अब यदि सरकार जो है वो किसी एक एस्पेक्ट पे ज़्यादा पैसा लगाती है तो दूसरे प्रोजेक्ट डिले हो जाते हैं, तो ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में आ जाएगा। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हेल्प पीपल मेक रैशनल डिसीजन बाय कंपेयरिंग अल्टरनेटिव, ठीक है। तो जो अपॉर्चुनिटी अवसर की कीमत होती है ये लोगों को बेहतर निर्णय लेने में सहायता करती है, कंपेयर करने में कि क्या पहले किया जाए। डिस्कस द रोल ऑफ द इकोनॉमिस्ट इन सॉल्विंग रियल लाइफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम, जो आर्थिक समस्याएं होती हैं उनको सोल्व करने में एक अर्थशास्त्री के रोल को आप समझाइए या उसके ऊपर डिस्कस कीजिए। इकोनॉमिस्ट स्टडी हाउ रिसोर्सेज कैन बी यूज इफ़ेक्टिवली टू सेटिस्फाइड ह्यूमन वांट्स, अर्थशास्त्री इस बातों का अध्ययन करते हैं कि जो हमारी लिमिटेड रिसोर्स होते हैं उसका मैक्सिमाइज यूज़ ह्यूमन वांट्स की पूरा करने के लिए कैसे किया जा सकता है।
दे एनालाइज द इकोनॉमिक प्रॉब्लम, वे आर्थिक समस्याओं का अध्ययन करते हैं, विश्लेषण करते हैं। एंड सजेस्ट पॉलिसीज़ फॉर ग्रोथ, और वे विकास और डेवलपमेंट की पॉलिसीज़ के बारे में सुझाव देते हैं। रोल ऑफ द इकोनॉमिस्ट, इसको पॉइंट वाइज कर लेते हैं। नंबर 1, स्टडी द स्कार्सिटी एंड रिसोर्स एलोकेशन। सबसे पहले इकोनॉमिस्ट ये देखते हैं कि अभाव यानी रिसोर्सेज कितने हैं और उनकी एलोकेशन कैसे की जा सकती है, यानी कितना उसमें कमी रहेगी। सजेस्ट सॉल्यूशन ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी, वो बेरोजगारी और गरीबी के ऊपर सुझाव देते हैं। हेल्प गवर्नमेंट टू फॉर्मुलेट इकोनॉमिक पॉलिसीज़, और वे सरकार को सुझाव भी देते हैं कि जो आर्थिक नीतियां हैं उसको कैसे अच्छा बनाया जा सकता है। एनालाइज इन्फ्लेशन एंड प्राइस राइज, और वे जो इन्फ्लेशन यानी मार्केट में महंगाई और मूल्य का विश्लेषण करते हैं, और इसमें इनके आधार पर फिर पॉलिसी बनाई जाती हैं। रिकमेंडेड वेलफेयर मेजर्स एंड सोशल सेफ्टी नेट, और वे वेलफेयर यानी जो कल्याणकारी योजनाएं हैं और सामाजिक सुरक्षा है उनकी सिफारिशें वे सरकार को करते हैं। फॉर एग्जांपल, इकोनॉमिस्ट एडवाइज गवर्नमेंट ड्यूरिंग द कोविड-19, कोरोना के काल में सरकार को सुझाव दिया अर्थशास्त्रियों ने कि हेल्थ केयर स्पेंड एंड रिलीफ पैकेज, की सरकार जो है वो हेल्थ केयर पर ज़्यादा पैसा खर्च करे और राहत पैकेज दे, ताकि लोग उस पेंडेमिक की सिचुएशन में अपने आप को बचा सकें। इकोनॉमी उसके बाद धीरे धीरे ग्रो करेगी। थस इकोनॉमिस्ट प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन इम्प्रूविंग द इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग एंड पॉलिसी पब्लिक वेलफेयर। इस प्रकार से अर्थशास्त्री जो है वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जन कल्याण और विकास के कार्यों में। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द 3 सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी विद एग्जाम्पल। तो 3 प्रमुख प्रॉब्लम क्या थी? व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या उत्पन्न किया जाए। द इकोनॉमी मस्ट डिसाइड विच गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी प्रोड्यूस इन व्हाट क्वालिटी। सबसे पहली प्रॉब्लम ये है कि क्या उत्पादन किया जाए और उसकी क्वालिटी क्या हो। एग्जाम्पल है वेदर टू प्रोड्यूस मोर फूड या लग्जरी गुड्स, कि भोजन के उत्पादन पहले करें या लग्जरी आइटम्स को पहले उत्पादित करें। सेकंड आता है हाउ टू प्रोड्यूस, कि कैसे उत्पादन करें। द इकोनॉमी मस्ट डिसाइड द मेथड ऑफ प्रोडक्शन, कि लेबर रखना है या मशीनों का यूज करना है, या आज की डेट में कहें तो कि AI का यूज करना है, तो किस प्रकार से उसको उत्पादन करना है। लॉन्ग टर्म की सोच के चलना पड़ता है। फॉर whom टू प्रोड्यूस, किसके लिए उत्पादन करें। द इकोनॉमी मस्ट डिसाइड हु विल रिसीव द गुड्स एंड सर्विसेज या प्रोडक्शन, कि हम जो उत्पादन करेंगे उन वस्तुओं को खरीदेगा कौन। हाउ इनकम एंड रिसोर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमोंग द पीपल, लिखना पड़ता है कि लोगों की परचेजिंग पावर कितनी है। दीज प्रॉब्लम आर बिकॉज रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड वांट्स आर अनलिमिटेड, और इन तीनों समस्याओं का मूल क्या है? क्योंकि रिसोर्स कम है और डिमांड ज़्यादा है। नेक्स्ट कहता है कंपेयर मार्केट सेंट्रली प्लान्ड एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, तो तीनों का कंपेयर करना। तो एक है मार्केट इकोनॉमी, दूसरी है प्लान्ड इकोनॉमी और तीसरी है मिक्स्ड इकोनॉमी। तो हम इनको कुछ फीचर्स के आधार पर कंपेयर कर लेते हैं। सबसे पहला हम रखते हैं डिसीजन मेकिंग, कि डिसीजन कौन लेगा इसमें। देखिए, जो मार्केट इकोनॉमी होती है इसमें डिसीजन डिपेंड करेंगे कंज्यूमर और प्रोडक्शन पर, या प्रोड्यूसर पर, उत्पादक और ग्राहक पर, उपभोक्ता और ग्राहक उत्पादक पर। प्लान्ड इकोनॉमी में सारे डिसीजन लिए जाएंगे गवर्नमेंट के द्वारा, और मिक्स्ड इकोनॉमी में गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर ये डिसीजन लेंगे। अब सेकंड वाली में देखते हैं कि उसका मालिकाना हक किसके पास होगा। ठीक है, मालिक कौन होगा। अब मार्केट जो इकोनॉमी होती है उसमें मालिक होता है प्राइवेट व्यक्ति,
या फर्म होती है, प्लान्ड में पब्लिक होती है और मिक्स्ड में बोथ होंगी। नेक्स्ट आता है प्राइस डिटरमाइन कि जो कीमत है उसका निर्धारण कौन करेगा। मार्केट इकोनॉमी में डिमांड और सप्लाई, मांग कितनी है सप्लाई कितनी है ये डिसाइड करेगी। प्लान्ड इकोनॉमी में सरकार तय करेगी और मिक्स्ड में दोनों डिपेंड करेंगे। चौथा फीचर हम क्या कंपेयर कर लेते हैं, मेन ऑब्जेक्टिव, मुख्य उद्देश्य क्या है। अब देखिए मार्केट इकोनॉमी का मुख्य उद्देश्य होता है लाभ कमाना, प्लान्ड इकोनॉमी का मुख्य उद्देश्य होता है जन कल्याण, और मिक्स्ड इकोनॉमी में ग्रोथ प्लस वेलफेयर कि विकास भी होता रहे और जन कल्याण भी होता रहे, तो ये मिक्स्ड इकोनॉमी में रहता है। अब जैसे इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया जो है वो एक मिक्स इकोनॉमी का उदाहरण है। नेक्स्ट कहता है एक्सप्लेन द मेन मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ द वेलफेयर इकोनॉमी। कल्याणकारी जो अर्थव्यवस्था होती है उसका आपने अर्थ और महत्व बताना। ए वेलफेयर इकोनॉमी इज एन इकोनॉमिक सिस्टम दैट एम टू इम्प्रूव द वेलफेयर बीइंग द सिटीजन। जो कल्याणकारी अर्थव्यवस्था होती है इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि जन कल्याण की भावनाओं से ज़्यादा कार्य करना, और ख़ासकर वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, जो कमज़ोर वर्ग है उसके लिए सरकार की तरफ से विशेष कार्य किए जाते हैं। इसका इम्पोर्टेंस क्या है, रिड्यूस पॉवर्टी, इससे गरीबी कम होती है। प्रमोट इक्वलिटी, ये समानता को बढ़ावा देती है। प्रोवाइड एजुकेशन एंड हेल्थ केयर, ये शिक्षा और स्वास्थ्य पर ज़्यादा ध्यान देती है इस इकोनॉमी में सरकार। सपोर्ट अनवल्नेबल ग्रुप्स, जो ऐसे ग्रुप होते हैं जो जिनको सुविधाएं कम मिलती हैं, कमज़ोर वर्गों की ये सहायता करती है। ठीक है। इम्प्रूव लिविंग स्टैंडर्ड, और ये जो है जी लोगों के जीवन स्तर को बढ़ाती है। फॉर एग्जांपल पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो गया, मनरेगा कह सकते हैं आप, या जी राम जी कह सकते हैं जो आजकल की नई स्कीम है। नेक्स्ट कहता है डिस्कस द रोल ऑफ सोशल सेफ्टी नेट इन द प्रमोटिंग सोशल जस्टिस। जो हमारी सरकारी जो कल्याणकारी नीतियाँ होती, जन कल्याणकारी नीतियाँ, उनकी भूमिका बताइए। सोशल सेफ्टी नेट गवर्नमेंट के वे प्रोग्राम होते हैं जो वर्नेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए काम किए जाते हैं या लागू किए जाते हैं ताकि गरीबी से लोगों को उभारा जा सके और इकोनॉमिक जो हार्डशिप है उसको इक्वल किया जा सके, यानी लोगों को आर्थिक रूप से उनको कठिनाइयों से बचाए। अब इसका रोल क्या है सोशल जस्टिस का, रिड्यूस द पॉवर्टी एंड इनइक्वलिटी, गरीबी और असमानता को कम करना। प्रोवाइड फूड सिक्योरिटी, भोजन उपलब्ध या खाद्य सुरक्षा प्रोवाइड करना। क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, जैसे मनरेगा हो गया या आज की डेट में जी राम जी हो गया, तो इनके माध्यम से लोगों को अवसर देना रोजगार के। स्पोर्ट्स डिसएडवांटेज ग्रुप्स, जो आपके ऐसे ग्रुप हैं जो कमज़ोर हैं उनकी सहायता करना। प्रमोट इक्वल अपॉर्चुनिटी, सबको बराबर अवसर मिले, इसके लिए सरकार की तरफ से प्रयास करना। जैसे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, मनरेगा हो गया, या पेंशन हो गई, या सोशल स्कॉलरशिप स्कीम हो गई। जैसे आप 80% प्लस अंक ले लेते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में तो सरकार आपको आर्थिक सहायता देती है। नेक्स्ट आता है हाउ डज ए मिक्स इकोनॉमी बैलेंस ग्रोथ एंड वेलफेयर। एक मिक्स अर्थव्यवस्था में ग्रोथ भी होती है और जन कल्याण भी होता है, इन दोनों को वह कैसे बैलेंस करती है इस पे आप बताइए। ए मिक्स इकोनॉमी कम्बाइनेशन होती है एडवांटेजेस ऑफ द बोथ मार्केट एंड प्लान्ड इकोनॉमी। मार्केट बेस्ड इकोनॉमी और प्लान्ड इकोनॉमी, उन दोनों का ये मिक्स हो जाती है। दी प्राइवेट सेक्टर प्रमोट ग्रोथ, इनोवेशन एंड efficiency, while the government sector work on the social welfare and economic stability। तो जो मिक्स्ड इकोनॉमी होती है इसमें प्राइवेट सेक्टर ग्रोथ पे, इनोवेशन पे और एफिशिएंसी पे जोर देता है, जबकि सरकार जो है वो जन कल्याण के कार्य करती रहती है, तो बैलेंस बना रहता है। वे इज बैलेंस ग्रोथ एंड वेलफेयर, तो इसमें क्या करते हैं, इनकोरेज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप,
इसमें प्राइवेट लोगों को जो है मोटिवेट किया जाता है, प्रोत्साहन दिया जाता है कि वो निवेश करें और उद्योगों की ओर आएँ, यानी उद्योग लगाएं। सेकंड वन कहता है प्रोवाइड पब्लिक सर्विस, सरकार कुछ सुविधाएं देती हैं जैसे एजुकेशन, हेल्थ केयर, इन पे जोर देती है, यानी सरकारी जो कॉलेज एंड स्कूल होते हैं और सरकार की स्कीमें होती हैं शिक्षा के बारे में, और हेल्थ केयर, स्वास्थ्य के ऊपर जोर देती है। रेगुलेट मार्केट टू प्रिवेंट एक्सप्लॉयटेशन, और समय समय पर बाज़ार के लिए जो है नियम कानून बनाए जाते हैं, उनकी चेक एंड बैलेंस होता रहता है कि किसी भी प्रकार का जो है एक्सप्लॉयटेशन ना हो। नेक्स्ट कहता सपोर्ट वीकर सेक्शन थ्रू वेलफेयर स्कीम, और जो वेलफेयर स्कीम है उनके द्वारा समाज के गरीब जो वर्ग होते हैं, कमज़ोर वर्ग होते हैं, उनके लिए कार्य करना, तो ये वेलफेयर हो जाएगा। मेंटेन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड इंक्लूसिव ग्रोथ, और साथ ही साथ इस बात का भी सरकार ध्यान देती है मिक्स्ड इकोनॉमी में कि हमारी स्टेबिलिटी, आर्थिक स्थिरता बनी रहे और हम विकास भी करते रहें और जन कल्याण का कार्य भी साथ के साथ हो जाए। तो इंडिया इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है मिक्स्ड इकोनॉमी का। नेक्स्ट कहता है असरेशन और रीजन के क्वेश्चन हैं, तो आपके सामने कुछ कथन और उसके कारण आएंगे, तो इसमें से चार में से आपने एक ऑप्शन को चूज करना जो सही हो। पहला ऑप्शन ए चूज करोगे तो बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए हो जाएगा। यदि आप ऑप्शन बी चूज करोगे तो दोनों कथन सही होंगे, लेकिन जो है आर वो ए का सही एक्सप्लेनेशन नहीं होगा। सी ये चूज करते हो तो ए ट्रू होगा, आर फॉल्स होगा। डी चूज करोगे तो ए फॉल्स होगा, आर ट्रू होगा। अब नीचे कुछ दिए गए हैं असरेशन और रीजन। पहला है स्कार्सिटी एग्जिस्ट इन ऑल इकोनॉमी, जो अभाव है वो सभी अर्थव्यवस्थाओं में होता है, चाहे वो मिक्स्ड अर्थव्यवस्था हो या वो प्लान्ड अर्थव्यवस्था हो या मार्केट इकोनॉमी हो। रीजन रिसोर्सेज आर लिमिटेड वाइल वांट्स आर अनलिमिटेड, तो ये ऑप्शन ए आ जाएगा। ऑप्शन ए का मतलब बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट असरेशन है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हेल्प टू रैशनल डिसीजन मेकिंग, अवसर की कीमत हमें ये तय करने में मदद करती है कि हम कौन सा डिसीजन लें, किसको ज़्यादा समय पहले देना पड़ेगा या किसको पैसा पहले देना पड़ेगा। रीजन इट कंपेयर बेनिफिट ऑफ डिफरेंट अल्टरनेटिव, तो दोनों कथन सही हैं और आर जो है वो ए की सही व्याख्या करता है, तो ऑप्शन ए आ जाएगा। नेक्स्ट इसी प्रकार से नेक्स्ट असरेशन है इन ए सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी प्राइस आर डिसाइडेड बाय द डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है। और इसमें नेक्स्ट कहता है रीजन गवर्नमेंट कंट्रोल इकोनॉमिक डिसीजन, तो इसमें ऑप्शन डी आएगा क्योंकि पहले वाला सेंटेंस जो वो ठीक नहीं है, ठीक है, क्योंकि जो असरेशन है वो फॉल्स है। बिकॉज सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी में प्राइस जो है वो जनरली डिटरमाइंड या रेगुलेट करती है गवर्नमेंट के द्वारा, नॉट ऑन द डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई पर जो प्राइस होते हैं वो मार्केट इकोनॉमी में होते हैं, प्लान्ड इकोनॉमी में नहीं। तो यहाँ पर ये सेंटेंस गलत हो गया। बट रीजन इज ट्रू बिकॉज गवर्नमेंट कंट्रोल मेजर इकोनॉमिक डिसीजन, आर सही है। नेक्स्ट कहता है नेक्स्ट असरेशन है इंडिया फॉलो ए मिक्स्ड इकोनॉमी, भारत में एक मिक्स्ड अर्थव्यवस्था है। बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेट इन द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, तो आर जो है वो ए की सही व्याख्या कर रहा है और दोनों कथन सही हैं, तो ए हो जाएगा। नेक्स्ट केस बेस्ड स्टडी है, आपने एक पैराग्राफ दिया गया है उसको पढ़ना है और नीचे क्वेश्चन को उत्तर देना है। ड्यूरिंग द कोविड-19 पेंडेमिक द गवर्नमेंट इंक्रीज स्पेंडिंग ऑन हेल्थ केयर, provide free food grain under the public distribution system and launch relief package for businessmen. At the same time some infrastructure projects were postponed due to the limited fund. जब कोविड-19 आया 2019 एंड ऑनवर्ड, ठीक है, और 3-4 सालों का ये दौर रहा, तो उसमें सरकार ने क्या किया, हेल्थ केयर पर ध्यान दिया, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन पे ध्यान दिया, लोगों तक फूड पहुंचाया,
इसके अलावा कुछ राहत पैकेज दिया, ठीक है, बिजनेसमैन को भी, और कुछ जो सरकारी या जो कार्य चल रहे थे इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित उन सबको पोस्टपोन कर दिया। क्यों? क्योंकि फंड पैसा कम था, उस समय सब कुछ बंद हो गया था, लॉकडाउन हो गया था। तो इस सिचुएशन में नीचे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उनका उत्तर देना। आइडेंटिफाई द सेंट्रल प्रॉब्लम हाईलाइटेड इन दी पैसेज। इस पैराग्राफ में कौन सी समस्या का बारे में डिस्कस किया गया? तो सेंट्रल प्रॉब्लम इसमें क्या है? व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ टू एलोकेट द लिमिटेड रिसोर्स, कि क्या उत्पादन करें और किसको बांटें। सिंस गवर्नमेंट फंड वर लिमिटेड, इट हैड टू डिसाइड वेदर इट स्पेंड ऑन हेल्थ केयर या रिलीफ मेजर या कंटिन्यू इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। सरकार के सामने ये द्वंद था कि क्या उत्पादन करें, पैसा किस पर खर्च करें, स्वास्थ्य पर लगाएं या रिलीफ पैकेज दें, या जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर कंटिन्यू प्रोजेक्ट को रखें। तो सरकार ने क्या किया, इस वाले फंड को कुछ समय के लिए पोस्टपोन किया, हेल्थ केयर पर ध्यान दिया और रिलीफ पैकेज पे ध्यान दिया, यानी ये दोनों पर उन्होंने कार्य किया ड्यूरिंग द पेंडेमिक कोविड-19। नेक्स्ट कहता है व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ इंक्रीजिंग हेल्थ केयर स्पेंडिंग। अब इसमें इस पैराग्राफ में हेल्थ केयर पे सरकार ने ध्यान दिया, तो इसकी जो अवसर कीमत है वो क्या होगी? द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ इंक्रीजिंग हेल्थ केयर स्पेंडिंग द पोस्टपोन ऑफ द सम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। अब क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट वो हैं पोस्टपोन हो गए, तो रिसोर्स यूज टू हॉस्पिटल, मेडिसन, हेल्थ केयर फैसिलिटी could not be used simultaneously for road, bridge and other development program। क्योंकि उस टाइम समय ऐसा था, या किसी भी नॉर्मल टाइम में भी ऐसा हो सकता है कि हमें या सबसे पहले लोगों की जान बचाने पर, स्वास्थ्य पर, इसके अलावा मेडिसिन पर, हेल्थ केयर पर ज़्यादा पैसा लगाना पड़े, कुछ प्रोजेक्ट को डिले करना पड़ेगा, ठीक है। हाउ डज दिस एग्जाम्पल रिफ्लेक्ट फीचर ऑफ द वेलफेयर इकोनॉमी। और ये जो कार्य किया सरकार ने कोविड-19 के दौरान हेल्थ केयर पर ज़्यादा फंड लगाकर, तो ये एक प्रकार की कल्याणकारी अर्थव्यवस्था कैसे होती है। दिस एग्जाम्पल रेफर ए वेलफेयर इकोनॉमी बिकॉज गवर्नमेंट वर्क ऑन द पब्लिक वेलफेयर ड्यूरिंग द पेंडेमिक। और सरकार ने इस समय पब्लिक वेलफेयर पे काम किया था। इट प्रोवाइड फ्री फूड ग्रेन, फ्री में सरकार ने अनाज दिया, इम्प्रूव हेल्थ केयर फैसिलिटी एंड ऑफर फाइनेंशियल सपोर्ट टू द बिजनेसमैन। तो ज़्यादातर सारे काम कल्याणकारी हैं ये। दीज मेजर वर एम टू प्रोटेक्टिंग सिटीजन। और इसका उद्देश्य एक ही था कि अपने लोगों को बचाना है, रिड्यूस इकोनॉमिक हार्डशिप, और जो अर्थव्यवस्था की दिक्कतें हैं उनको कम करना है, स्पेशली अमंग द वल्नरेबल ग्रुप्स, खासकर कमज़ोर वर्गों को आर्थिक कठिनाइयों से बचाना है। तो ये उसका उद्देश्य था। तो ये थे आपके इकोनॉमिक चैप्टर के एक्सरसाइज का सॉल्यूशन, ठीक है। आप इन सबको कवर करिए। कोई आपको समस्या आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के माध्यम